हमारा सब्जेक्ट है इंस्पेक्शन एंड क्वालिटी कंट्रोल। हमने शुरू की हुई अपनी यूनिट स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल। लास्ट लेक्चर में हम बात कर रहे थे सैम्पलिंग प्लान्स के बारे में। उससे पहले हमने बात की थी जो भी हमारे न्यूमेरिकल थे, जिन हमारे एक्स चार्ट, एक्स बार चार्ट, आर चार्ट, सिग्मा चार्ट, पी चार्ट, एनपी चार्ट और सी चार्ट पे बेसिक जो भी हमारे न्यूमेरिकल्स थे, न्यूमेरिकल्स को हमने सॉल्व किया। इसके अलावा हमने बात की थी हमारे सैम्पलिंग प्लान्स के बारे में कि सैम्पलिंग प्लान क्या होता है। उसके आगे फर्दर कुछ टर्म्स होती है जिसके अंदर हम बात कर रहे थे लॉट के बारे में, लॉट साइज के बारे में, सैंपल के बारे में। और आज हम बात करेंगे उसी सम टर्म्स की सैम्पलिंग जो हमारा प्लान है, सैम्पलिंग प्लान की कुछ टर्म्स होती है, उन टर्म्स को हम आगे जारी रखेंगे। तो हमारे लिए जो नेक्स्ट टर्म होगी वो क्या है, सैम्पलिंग। कि सैम्पलिंग क्या होता है। तो सैंपल आपको बताया था कि सैंपल क्या है। अगर हम सैंपल और सैम्पलिंग दोनों के बीच में डिफरेंस है। अगर हम बात करते हैं नॉर्मली सैंपल की, तो सैंपल क्या है, द नंबर ऑफ आइटम्स और कंपोनेंट पार्ट्स ड्रॉन फ्रॉम ए लॉट। कि एक लॉट है, उस लॉट में से जो कंपोनेंट या फिर हम पार्ट को बाहर निकाल रहे हैं जिसके ऊपर हम इंस्पेक्शन करना चाहते हैं, तो वो हमारे लिए सैंपल है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए इस तरह के जो आपके मार्कर है वो एक लॉट के अंदर, एक ग्रुप के अंदर काफ़ी सारे पड़े हुए हैं, 20-25 है। हमने उसमें से कुछ को सिलेक्ट किया, जिस पार्ट को हमने सिलेक्ट किया इंस्पेक्शन करने के लिए, वो हमारे लिए क्या रहेगा, वो सैंपल होगा। नेक्स्ट अब हम बात कर रहे हैं सैंपलिंग की कि सैंपलिंग क्या होता है। तो ये क्या है, इट इज एन एक्ट, यानी कि एक क्रिया है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, ड्रॉइंग सैंपल्स फ्रॉम ए बैच रैंडम बेसिस। यानी कि हमारे पास क्या है, बैच है। बैच यानी कि फॉर एग्जांपल जैसे हमारी मास प्रोडक्शन, बैच प्रोडक्शन होती है इंडस्ट्री के अंदर, कि हम एक बैच के अंदर काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स क्रिएट कर रहे हैं, काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। तो हमने क्या करनी है, सैंपलिंग करनी है। तो सैंपलिंग के लिए हम क्या करेंगे, रैंडमली उन पार्ट्स में से जो हमने बैच तैयार किया है, जिस बैच के अंदर हमने प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर किया है, उस बैच में से हम रैंडमली कुछ पार्ट्स को क्या कर लेंगे, कुछ प्रोडक्ट्स को सेलेक्ट करेंगे सैंपलिंग के तौर पे। वही चीज हमने बोली कि इट इज एन एक्ट ऑफ ड्रॉइंग सैंपल्स फ्रॉम ए बैच ऑन रैंडम बेसिस। कि रैंडमली यानी कि जैसे मान लीजिए दूसरे नंबर का पीस उठाया, नेक्स्ट हमने 5 नंबर पे जो पीस था उसको उठाया, 15 नंबर पे जो पीस हमारा पड़ा हुआ प्रोडक्ट है उस चीज को उठाया। तो हम रैंडमली क्या कर रहे हैं, प्रोडक्ट्स जो भी हमारे हैं प्रोडक्ट्स, उनको एक बैच में से सिलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है। वो और एक ध्यान और रखना है कि जब भी हम सिलेक्शन करेंगे हमारे पार्ट्स की, जो हमने सैंपल के तौर पे प्रोडक्ट सिलेक्ट करने हैं लॉट में से या फिर बैच में से, तो वो ऑल साइड, यानी कि मान लीजिए हमारे पास कंटेनर है, कंटेनर की जो चारों साइड होंगी, तो चारों साइड से हमने क्या करना है, सैंपल कलेक्ट करना है पूरी डेप्थ तक। कि जो उसकी डेप्थ है, यानी कि स्टार्टिंग से लेके मान लीजिए आपका जो कंटेनर है वो इतना गहरा है, तो ऊपर से तो हम जो भी हमारे जो क्या है प्रोडक्ट है, सैंपल है, उसको तो कलेक्ट करेंगे ही करेंगे, साथ ही साथ जो नीचे वाले होंगे, यानी कि जो नीचे हमारे सैंपल प्रोडक्ट्स होंगे, उनको भी हम सैंपल के तौर पे सेलेक्ट करेंगे ताकि हम उनके ऊपर इंस्पेक्शन परफॉर्म करवा सके, ताकि उन सभी प्रोडक्ट्स की हम क्या कर सके, इंस्पेक्शन। तो वो हमारे लिए रहेगा सैंपलिंग। सैंपलिंग पता लगा कि एक एक्ट है जिसके अंदर हम ड्रॉ करते हैं सैंपल्स को फ्रॉम ए बैच ऑन रैंडम बेसिस। रैंडम बेसिस पे हम क्या करते हैं, बैच में से सैंपल्स को, जो भी प्रोडक्ट्स है उन प्रोडक्ट्स को, सैंपल्स को सिलेक्ट करते हैं, और वो सैंपल हम इस तरह से सिलेक्ट करेंगे, कलेक्टेड करेंगे फ्रॉम द ऑल साइड, जितनी भी हमारी साइड होंगी सभी साइड में से, और डेप्थ ऑफ द कंटेनर, जो हमारे बॉक्स की डेप्थ रहेगी, उस डेप्थ में से भी हम क्या करेंगे, हमारे जो सैंपल्स हैं उन सैंपल्स को कलेक्ट करने का हम काम करेंगे। तो सैंपलिंग के अंदर हम लिख सकते हैं कि इट इज एन एक्ट ऑफ ड्रॉइंग सैंपल्स, इट इज एन act of drawing samples, it is an act of drawing samples from a batch on random basis, on random basis कि इट इज एन एक्ट ऑफ ड्रॉइंग सैंपल, कि ये क्या है, एक एक्ट है जिसके अंदर हम सैंपल्स को ड्रॉ कर रहे हैं फ्रॉम ए बैच ऑन रैंडम बेसिस। इसके अलावा सैंपल्स मस्ट बी कलेक्टेड फ्रॉम द ऑल साइड, सैंपल्स मस्ट बी, ठीक है, जो भी हमारे सैंपल्स रहेंगे उनको हम क्या करेंगे, ऑल साइड से कलेक्ट करेंगे। सैंपल्स मस्ट बी collected from all the sides, कि जो भी
हमारी साइड्स है, जितनी भी साइड है, चाहे वो एक साइड, दो साइड, तीन साइड, चार साइड है, जितनी भी साइड्स है उन सभी साइड से हम क्या करेंगे, सैंपल को कलेक्ट करेंगे। इसके अलावा एंड डिफरेंट डेप्थ ऑफ बॉक्स एंड डिफरेंट डेप्थ ऑफ box containing lot size, containing a lot or batch, containing the lot or batch, कि जो डिफरेंट हमारी डेप्थ है, चाहे वो हमारे बॉक्स के अंदर जो भी लॉट के अकॉर्डिंग हमारे प्रोडक्ट्स हो या फिर एक बैच के अकॉर्डिंग हमारे जो भी प्रोडक्ट्स हैं उन प्रोडक्ट्स को सिलेक्ट करेंगे, तो वो हमारी जो प्रक्रिया होगी उसको हम क्या बोलेंगे, सैंपलिंग। नेक्स्ट हम बात करते हैं रहेगा सैंपल साइज। इससे पहले हमने बात की थी लॉट साइज की, तो ये हमारे लिए होगा सैंपल साइज। सैंपल साइज, तो देखिए सैंपल साइज के अंदर हम क्या बात कर सकते हैं कि इट इज द नंबर ऑफ आइटम्स इन ए सैंपल, यानी कि सैंपल साइज क्या है, इट इज ए नंबर ऑफ आइटम्स इन ए सैंपल, कि एक सैंपल के तौर पे हम कितनी आइटम्स को सिलेक्ट कर रहे हैं। इट इज डिनोटेड बाय एन, और इसको हम डिनोट कैसे करते हैं, एन को, या फिर हम बोल सकते हैं सिलेक्शन ऑफ सैंपल साइज इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। सैंपल साइज में बी वेरिएबल और एट्रीब्यूट्स, यानी कि जब हम बात करेंगे सैंपल साइज के बारे में, तो सैंपल साइज हमारे वेरिएबल्स भी हो सकते हैं, एट्रीब्यूट्स भी हो सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है हमारा सैंपल साइज। और सैंपल साइज हम कैसे सेलेक्ट करते हैं, सैंपल साइज को सिलेक्ट करते हैं कि जो हमारा सैंपल है, सैंपल के अंदर टोटल कितनी आइटम्स कंटेन है, वो हमारे लिए होगा सैंपल साइज। उसको हम क्या बोलेंगे, सैंपल साइज। तो लिख सकते हैं कि इट इज ए नंबर ऑफ आइटम्स इन ए सैंपल, इट इज ए number of items in a sample, कि एक सैंपल के अंदर नंबर ऑफ आइटम्स कितनी कंटेन है, वो हमारे लिए क्या होगा, सैंपल साइज। इसके अलावा इट इज डिनोटेड बाय एन, इसको एन से डिनोट करेंगे। और जो सैंपल साइज सिलेक्शन है वो एक हमारा इंपॉर्टेंट स्टेप है, और जो साइज है वो वेरी करता है वेरिएबल के अकॉर्डिंग, एट्रीब्यूट भी, दोनों तरह का होगा। तो इट इज ए नंबर ऑफ आइटम्स इन ए सैंपल, इट इज डिनोटेड बाय एन। इसको हम डिनोट कैसे करते हैं, एन से करते हैं। सैंपल साइज सिलेक्शन ऑफ sample size, selection of sample size is an important step, वो हमारा क्या रहेगा, इंपॉर्टेंट स्टेप होगा। इसके अलावा जो सैंपल साइज है वो वेरिएबल्स भी हो सकते हैं और हमारे एट्रीब्यूट भी रहेंगे, वेरिएबल भी हो सकते हैं और साथ ही साथ हमारे कौन से हो सकते हैं, एट्रीब्यूट्स। तो यहाँ पे हमारी कुछ जो सम टर्म्स थी सैम्पलिंग प्लान्स के अकॉर्डिंग वो टर्म्स कंप्लीट होती है। उस टर्म्स के अंदर हमने कौन कौन सी बात की, सबसे पहले बात की लॉट के बारे में, सेकंड हमने लॉट साइज, थर्ड नंबर पे बात की सैंपल, फोर्थ हमारा रहेगा सैम्पलिंग, और फिफ्थ नंबर पे हमारी जो टर्म आएगी वो कहलाएगी सैंपल साइज। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं, तो टॉपिक जो हमारा रहेगा वो होगा फ्रीक्वेंसी ऑफ सैंपल्स, कि फ्रीक्वेंसी ऑफ सैंपल से आप क्या समझते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो टॉपिक क्या रहेगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ सैंपल्स। फ्रीक्वेंसी ऑफ सैंपल्स, फ्रीक्वेंसी ऑफ सैंपल्स। तो अब देखिए फ्रीक्वेंसी ऑफ सैंपल क्या होती है, दो तरह की हमारी फ्रीक्वेंसी ऑफ सैंपल रहेगी। जिस तरह से हमारे दो चार्ट होते थे, कंट्रोल चार्ट जब हमने बात की थी, कौन कौन से, फर्स्ट वन हमारा था एट्रीब्यूट चार्ट, दूसरा हमारा कौन सा था, वेरिएबल चार्ट। उसी तरह जब हम बात करेंगे फ्रीक्वेंसी ऑफ सैंपल के अंदर, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ सैंपल भी हमारी दो तरीके से होगी, इन केस ऑफ वेरिएबल, इन केस ऑफ एट्रीब्यूट। सबसे पहले हम बात करते हैं इन केस ऑफ एट्रीब्यूट के, कि एट्रीब्यूट के अकॉर्डिंग हमारी जो फ्रीक्वेंसी है वो कैसे होगी। तो फर्स्ट पॉइंट रहेगा इन केस ऑफ एट्रीब्यूट। हमने टॉपिक शुरू किया है फ्रीक्वेंसी ऑफ सैंपल, दो तरीके हमारे फ्रीक्वेंसी ऑफ सैंपल होगी, एक होगी एट्रीब्यूट के अकॉर्डिंग, दूसरी हमारी रहेगी वेरिएबल्स की। तो सबसे पहले बात करते हैं इन केस ऑफ एट्रीब्यूट। फर्स्ट है इन केस ऑफ एट्रीब्यूट्स, इन केस
सकते हैं कि इन दिस जजमेंट मस्ट बी यूज्ड, कि जब भी हम सैम्पलिंग कर रहे हैं हमारी जो भी हमारे प्रोडक्ट्स हैं, उन प्रोडक्ट्स की जब हम सैम्पलिंग कर रहे हैं, इंस्पेक्शन कर रहे हैं, तो उस दौरान अगर हम एट्रीब्यूट के तौर पे देखें, यानी कि एट्रीब्यूट चार्ट के अकॉर्डिंग देखें, तो सबसे पहले क्या रहेगी इसके अंदर जजमेंट, कि जजमेंट इज एन इम्पोर्टेंट। सबसे पहले क्या है, जजमेंट मस्ट बी यूज्ड इफ द ड्यूरेशन ऑफ टाइम स्पैन बिटवीन सैंपल इज मच, कि अगर हमारा जो टाइम स्पैन है, जो हम टाइम लगा रहे हैं इंस्पेक्शन करने के लिए सैंपल्स के लिए, कि इफ ड्यूरेशन ऑफ टाइम स्पैन बिटवीन सैंपल इज मच, ए शिफ्ट इन द लॉट गो अनडिटेक्टेड फॉर सम टाइम। मतलब कि कई बार क्या होता है, एक जजमेंट हम जरूरी है। जब भी हम इन केस ऑफ एट्रीब्यूट की बात करेंगे, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ सैंपल के अंदर इन केस ऑफ एट्रीब्यूट की बात करेंगे, तो वहां पे सबसे पहले इंपॉर्टेंट है हमारे लिए जजमेंट। और कई बार क्या होता है, हमारे पास प्रोडक्ट ज़्यादा होता है, टाइम हमारा ज़्यादा लगता है, तो सैंपलिंग के दौरान जैसे हम सैंपल सेलेक्ट किए, उस सैंपल को सिलेक्ट करने के बाद उनकी इंस्पेक्शन करनी है, तो हम क्या करते हैं, कई बार जो हमारा टाइम ऑफ स्पैन है, यानी कि जो टाइम लगा रहे हैं हम सैंपल के लिए, वो हम ज़्यादा लगा रहे हैं, तो उसकी वजह से कई बार हमारे जो सैंपल्स होते हैं वो अनडिटेक्ट रह जाते हैं, यानी कि उनकी इंस्पेक्शन नहीं होती, हम उनको डिटेक्ट नहीं कर पाते। तो वही उसकी वजह से क्या होता है, दिस कॉस्ट ऑफ शुड बी कंसीडर, और इस कॉस्ट को भी हम कंसीडर करना होगा जब हम बात करेंगे फ्रीक्वेंसी ऑफ सैंपल्स की। तो वही चीज़ है इन केस ऑफ एट्रीब्यूट, इन केस ऑफ एट्रीब्यूट के अंदर हम क्या लिख सकते हैं कि जजमेंट इज मस्ट बी यूज, कि जजमेंट हमेशा जरूरी है। हमने कोई भी प्रोडक्ट्स है, उन प्रोडक्ट्स की जजमेंट जरूरी है, क्योंकि हमारे पास प्रोडक्ट्स इतने होंगे, सैंपल्स इतने होंगे, अगर हम उसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा टाइम लगाएंगे, तो जो बाकी बचे हुए कुछ सैंपल्स होंगे वो अनडिटेक्ट रह जाएंगे, उनको हम डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो जो अनडिटेक्ट हुए तो उनके ऊपर हम कॉस्ट कंसीडर करेंगे, तो इसलिए वो हम क्या बोल सकते हैं, उसको बोलेंगे इन केस ऑफ एट्रीब्यूट के अंदर फ्रीक्वेंसी ऑफ सैंपल क्या लिखेंगे, इन दिस जजमेंट मस्ट बी यूज्ड, in this judgment must be used, in this judgment must be used, in this judgment must be used। इसके अलावा if the duration of time span, if the duration of time span between the samples too much, कि वो क्या हो, ज्यादा हो, the samples is much when the time span between the sample is much, कि वो जो टाइम है वो हमारा क्या है, ज्यादा है, तो उसकी वजह से क्या होता है, कुछ सैंपल्स हमारे अनडिटेक्ट रह जाते हैं। ए शिफ्ट इन द लॉट गो अनडिटेक्ट, ए शिफ्ट इन द लॉट, कि जो लॉट के अंदर हमारे आइटम्स हैं, ए शिफ्ट इन द लॉट गो अनडिटेक्टेड, तो वो क्या रह जाती हैं, अनडिटेक्ट रह जाती हैं, यानी कि उनको हम डिटेक्ट नहीं कर पाते फॉर सम टाइम, कि कुछ समय के लिए हम उनको क्या नहीं कर पाते, अनडिटेक्ट नहीं कर पाते। ए शिफ्ट ऑफ लॉट गो अनडिटेक्ट फॉर सम टाइम, दिस कॉस्ट शुड बी कंसीडर, और इस कॉस्ट को भी हमें कंसीडर करना होगा जब हम बात करेंगे इन केस ऑफ एट्रीब्यूट के अंदर फ्रीक्वेंसी ऑफ सैंपल की, कि दिस कॉस्ट शुड बी कंसीडर, दिस कॉस्ट शुड बी कंसीडर्ड, ठीक है, कंसीडर, इसको भी, इस जो हमारा कॉस्ट है, इस कॉस्ट को भी हमें क्या करना होगा, कंसीडर करना होगा, कि कंसीडर करना होगा। तो ये हमारा रहेगा इन केस ऑफ एट्रीब्यूट। नेक्स्ट हम बात करते हैं इन केस ऑफ वेरिएबल की। इन केस ऑफ वेरिएबल्स के अंदर हमारे दो पॉइंट्स रहेंगे। फर्स्ट होगा टू टेक लार्जर सैंपल एट लेस फ्रीक्वेंट इंटरवल्स, कि जो हमारे लार्जर सैंपल्स हैं, लार्जर सैंपल्स पे हम क्या करेंगे, लेस फ्रीक्वेंट इंटरवल्स, की जो हमारा इंटरवल्स हैं वो हम क्या छोटे छोटे इंटरवल्स देंगे, लेकिन स्मॉलर सैंपल्स एट मोर फ्रीक्वेंसी। अगर हमारे सैंपल स्मॉल है तो हम जो इंटरवल है वो हमारा क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो सेकंड जो हमारा रहेगा, सेकंड पॉइंट हमारे लिए क्या होगा, वो होगा इन केस ऑफ वेरिएबल्स, इन केस ऑफ वेरिएबल्स। सेकंड होगा इन केस ऑफ वेरिएबल्स, इन केस ऑफ वेरिएबल्स। तो देखिए इन केस ऑफ वेरिएबल्स के अंदर हम क्या लिखेंगे, देयर आर टू पॉसिबल वेज फॉर फ्रीक्वेंसी ऑफ सैंपल्स,
कि अगर हमने फ्रीक्वेंसी ऑफ सैंपल्स के बारे में पता करना है तो दो हमारे मेथड्स हैं, दो हमारे तरीके हैं जिन तरीकों से हम फ्रीक्वेंसी ऑफ सैंपल्स का पता कर सकते हैं इन केस ऑफ वेरिएबल्स के अंदर। टू वेज, ठीक है, टू वेज या फिर देयर आर टू पॉसिबल वेज, देयर आर टू possible ways for frequency of sample, for frequency of samples। सबसे पहला कौन सा रहेगा फ्रीक्वेंसी ऑफ सैंपल्स के लिए? तो फर्स्ट पॉइंट क्या रहेगा? टू लार्जर, टू टेक लार्जर सैंपल एट लेस फ्रीक्वेंट इंटरवल। टू टेक larger samples at less frequent intervals। जो इंटरवल्स रहेंगे वो क्या होंगे? लेस होंगे, लेस फ्रीक्वेंट इंटरवल्स। सेकेंड पॉइंट हमारा ये रहेगा यहाँ पे टू टेक स्मॉल सैंपल्स। अब हम बात करेंगे स्मॉल सैंपल्स की, कि स्मॉलर सैंपल्स एट मोर फ्रीक्वेंट इंटरवल्स। smaller samples at more frequent intervals। कि जो हमारे स्मॉलर सैंपल्स होंगे उनके अंदर का जो इंटरवल्स रहेगा उनके बीच का वो ज्यादा होगा, लेकिन अगर हमारे लार्ज सैंपल्स हैं तो उनके बीच का जो इंटरवल रहेगा वो इंटरवल क्या होगा? वो स्मॉल इंटरवल होगा, यानी कि कम इंटरवल होगा। तो यहाँ पे ये हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। टॉपिक हमारा क्या था? फ्रीक्वेंसी ऑफ सैंपल। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ सैंपल हमारे पास क्या रहेंगे? दो तरह के फ्रीक्वेंसी ऑफ सैंपल होंगे, इन केस ऑफ एट्रीब्यूट और दूसरा रहेगा इन केस ऑफ वेरिएबल। इन केस ऑफ एट्रीब्यूट की जब हम बात करते हैं तो ये क्या होता है? इसके अंदर जजमेंट जरूरी है। इफ द ड्यूरेशन ऑफ टाइम स्पैन बिटवीन द सैंपल इज मच, कि जो टाइम स्पैन है, जो टाइम स्पैन हो रहा है हमारे सैंपल्स के बीच में, वो अगर ज्यादा हो रहा है तो उस दौरान क्या होता है? कई बार कुछ समय के लिए जो हमारे सैंपल्स होते हैं लॉट के अंदर वो क्या रहते हैं? अनडिटेक्ट रहते हैं। तो उस कोस्ट को भी हम क्या करेंगे? कंसीडर करेंगे। नेक्स्ट हमने बात की इन केस ऑफ वेरिएबल्स। तो वेरिएबल्स के अंदर हम बात करेंगे तो दो हमारे होंगे पार्ट। कौन कौन से? सबसे पहले टू टेक लार्जर सैंपल एट लेस फ्रीक्वेंट इंटरवल, कि अगर हमारे सैंपल लार्जर हैं यानी कि बड़े सैंपल्स हैं तो जो इंटरवल रहेगा वो लेस होगा। और इसी तरह जो अगर हमारे सैंपल स्मॉल है, स्मॉलर सैंपल्स एट मोर फ्रीक्वेंट इंटरवल्स, कि अगर सैंपल का जो क्या है साइज है वो स्मॉल है तो इंटरवल क्या रहेंगे? ज्यादा रहेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा सैंपलिंग मेथड, या फिर बोल सकते हैं मेथड ऑफ टेकिंग सैंपल। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक शुरू करते हैं। अभी तक हमने सैंपलिंग के बारे में बात की है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ सैंपल के बाद मेथड ऑफ सैंपलिंग, कि मेथड ऑफ सैंपलिंग कौन कौन से होते हैं, या फिर मेथड ऑफ टेकिंग सैंपल, कि सैंपल जो हमने टेक करने हैं, सैंपल लेने हैं एक लॉट में से या फिर एक ग्रुप में से, उन सैंपल्स को हम किस तरह से सिलेक्ट करेंगे। तो टॉपिक हमारा क्या रहेगा? सैंपलिंग मेथड, या फिर बोल सकते हो मेथड ऑफ टेकिंग सैंपल। सैंपलिंग मेथड्स, या फिर आप क्या बोल सकते हो? मेथड्स ऑफ टेकिंग सैंपल, कि कौन कौन से मेथड हैं जिस मेथड से हम सैंपल्स को टेक कर सकते हैं। मेथड्स ऑफ टेकिंग सैंपल्स, मेथड ऑफ टेकिंग सैंपल्स, मेथड्स ऑफ टेकिंग सैंपल्स, की कौन कौन से मेथड्स हैं जिन मेथड्स के द्वारा हम सैंपल्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो नॉर्मली हमारे पास क्या रहेंगे? 5 तरह के हमारे मेथड्स होंगे जिन मेथड्स के द्वारा हम कर सकते हैं सैंपल्स को सिलेक्ट, या फिर हम बोल सकते हैं सैंपलिंग मेथड। 5 टाइप्स कौन कौन सी? सबसे पहले होगा सिंपल रैंडम सैंपलिंग, सेकंड हमारी रहेगी क्लस्टर सैंपलिंग, थर्ड होगी सिस्टेमेटिक सैंपलिंग, फोर्थ रहेगी स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग, और लास्ट होगी हमारी 2 स्टेज सैंपलिंग। कौन कौन सी सैंपलिंग है? सबसे पहले हमारे पास रहेगी सिंपल रैंडम सैंपलिंग। फर्स्ट पॉइंट होगा हमारा
सिंपल रैंडम सैंपलिंग। फर्स्ट हमारी कौन सी रहेगी? फर्स्ट पॉइंट रहेगा सिंपल रैंडम सैंपलिंग। सेकंड नंबर पे हमारे पास आएगी क्लस्टर सैंपलिंग, थर्ड रहेगी सिस्टेमैटिक सैंपलिंग, फोर्थ हमारी होगी स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग और लास्ट रहेगी टू स्टेज सैंपलिंग। फर्स्ट पॉइंट हमने लिखा, फर्स्ट हमारी कौन सी है? सिंपल रैंडम सैंपलिंग। सेकंड नंबर हमारी होगी क्लस्टर सैंपलिंग। नंबर थर्ड हमारी सैंपलिंग रहेगी, नंबर थर्ड पे हमारे पास आएगी सिस्टेमैटिक सैंपलिंग। फोर्थ नंबर पे जो हमारी रहेगी वो रहेगी स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग। और लास्ट हमारी रहेगी टू स्टेज सैंपलिंग। लास्ट हमारी कौन सी रहेगी? टू स्टेज सैंपलिंग। तो देखिए सैंपलिंग के अंदर हमने बात की कि कौन कौन सी सैंपलिंग है, सैंपलिंग मेथड या फिर हम बोल सकते हैं मेथड ऑफ टेकिंग सैंपल, कि कौन कौन से मेथड है जिन मेथड्स का हम यूज कर सकते हैं सैंपल को सिलेक्ट करने के लिए। तो सबसे पहले हमारे पास रहेगा सिंपल रैंडम सैंपलिंग, फर्स्ट रहेगा सिंपल रैंडम सैंपलिंग, सेकंड हमारे पास रहेगा क्लस्टर सैंपलिंग, थर्ड नंबर पे जो हमारा सैंपल होगा वो रहेगा सिस्टेमैटिक सैंपलिंग, फोर्थ नंबर पे होगा स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग और लास्ट नंबर हमारा जो रहेगा वो होगा टू स्टेज सैंपलिंग, वो रहेगा हमारा टू स्टेज सैंपलिंग। तो यहाँ पे बात करते हैं सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट के बारे में। फर्स्ट हमारा कौन सा है? सिंपल रैंडम सैंपलिंग। फर्स्ट नंबर के बारे में बात करते हैं तो फर्स्ट नंबर हमारा रहेगा सिंपल रैंडम सैंपलिंग। फर्स्ट रहेगा सिंपल रैंडम सैंपलिंग। तो देखिए सिंपल रैंडम सैंपलिंग क्या होता है? इन दिस मेथड द सैंपल इज ड्रॉन इन सच ए मैनर that each item in a lot has equal chance to be being selected. This is a very simple method. यानी कि सिंपल रैंडम सैंपलिंग क्या है? एक सिंपल मेथड है जिस मेथड का हम यूज किस तरह से करते हैं? यूज हम करते हैं कि अगर हम किसी सैंपल्स को, किसी भी पार्ट को हम क्या कर रहे हैं, निकाल रहे हैं लॉट के अंदर से, ग्रुप के अंदर से, तो हमने उस पार्ट को इस तरह से सिलेक्ट करना है कि जितने भी पार्ट्स हैं उन पार्ट्स का सबका चांस आए सेलेक्ट होने का, कि इक्वल चांस टू बी सिलेक्टेड, कि जितने भी हमारे पार्ट्स हैं ग्रुप के उस लॉट के अंदर या ग्रुप के अंदर, कंटेनर के अंदर, बॉक्स के अंदर, तो इक्वल चांस मिले सबको सिलेक्ट होने का। इस तरीके से हमने सिलेक्ट करने हैं हमारे जो भी पार्ट्स रहेंगे, सैंपल्स रहेंगे। तो क्या लिखेंगे? इन दिस मेथड द सैंपल इज ड्रॉन इन सच ए मैनर। इन दिस मेथड the sample in this method the sample is drawn in such a manner कि हमने इस तरह से सिलेक्ट करना है that each item in the lot has an equal chance to being selected, कि लॉट के अंदर जितने भी हमारी पार्ट्स हैं या सैंपल्स हैं उन सबका चांस आए सिलेक्ट होने का, कि ड्रॉन इन सच ए मैनर दैट ईच आइटम इन ए लॉट हैज ए इक्वल चांस टू बीइंग सिलेक्टेड, कि इक्वल चांस मिले हमारी जो भी क्या रहेगी हमारे डॉट्स के अंदर आइटम्स हैं उन आइटम्स को सिलेक्ट होने का इक्वल चांस रहे। दिस इज ए सिंपल मेथड, दिस इज ए सिंपल मेथड। और ये हमारा क्या एक सिंपल सा मेथड है कि हमने चारों साइडों में देखना है। हमारे पास मान लीजिए एक बॉक्स है, उस बॉक्स के अंदर हमने काफी सारी चीजें रखी हुई हैं, उन चीजों में से हमने सैंपल सिलेक्ट करने हैं। तो सैंपल हमने क्योंकि 15-20 चीजें हैं तो 15-20 चीजों की हम इकट्ठी इंस्पेक्शन नहीं कर सकते।
हम क्या करेंगे, रैंडमली उनमें से 3-4 को सिलेक्ट करेंगे, उनकी इंस्पेक्शन करेंगे और उन बेसिस पे रिजल्ट तैयार करेंगे। तो वही चीज़ यहाँ पे बताई है कि अगर हम सैम्पलिंग कर रहे हैं तो सैम्पलिंग हमने इस तरीके से करनी है कि हर पार्ट के मतलब बॉक्स के अंदर जितनी भी सैंपल्स हैं उन सभी को हम सिलेक्ट करेंगे तो हर किसी पार्ट का, ईच आइटम्स का चांस आना चाहिए सिलेक्ट होने का। ऐसा नहीं है कि जो इस साइड पे है उस आइटम्स को हम कभी सिलेक्ट ही नहीं कर पा रहे। नेक्स्ट हम बात करते हैं तो नेक्स्ट नंबर पे हमारे पास रहेगा वो हमारी कौन सी होगी, क्लस्टर सैंपलिंग। सेकंड नंबर पे बात करते हैं तो सेकंड हमारी जो सैंपलिंग रहेगी वो रहेगी क्लस्टर सैंपलिंग। क्लस्टर सैंपलिंग, तो देखिए क्लस्टर सैंपलिंग के अंदर हम क्या बात कर सकते हैं कि व्हेन ए लॉट सबमिटेड फॉर इंस्पेक्शन consisting of certain group of clusters, it is always advisable to select a few cluster of item and inspect all items in the selected cluster। क्लस्टर आइटम मतलब इसमें क्या है कि हमारे अलग अलग प्रकार से क्या होते हैं, क्लस्टर्स बने होंगे। उन क्लस्टर्स के अंदर अलग अलग से आइटम्स कंटेन होंगे कि हमारे पास क्या है, काफ़ी ग्रुप ऑफ क्लस्टर्स होंगे। उन क्लस्टर्स के अंदर काफ़ी सारी हमारी क्या रहेंगी, आइटम्स रहेंगी और उन आइटम्स के अकॉर्डिंग ही क्या होगा, अलग अलग आइटम्स को हम क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे कि उन आइटम्स की हमने क्या करनी है, इंस्पेक्शन करनी है। हम क्या लिखेंगे कि व्हेन ए लॉट फॉर इंस्पेक्शन, व्हेन ए लॉट ऑफ इंस्पेक्शन, व्हेन ए लॉट सबमिटेड फॉर इंस्पेक्शन, व्हेन ए लॉट सबमिटेड फॉर इंस्पेक्शन, कि जब हम एक लॉट सेलेक्ट कर रहे हैं इंस्पेक्शन के लिए, व्हेन ए लॉट सबमिटेड फॉर इंस्पेक्शन कंसिस्ट ऑफ सर्टेन ग्रुप ऑफ क्लस्टर, कंसिस्ट ऑफ ग्रुप ऑफ क्लस्टर, कि उसके अंदर हम क्या करेंगे, ग्रुप ऑफ हमारे क्लस्टर्स होंगे। उन क्लस्टर्स को हम क्या करेंगे, कंसिस्ट करेंगे कि व्हेन ए लॉट सबमिटेड फॉर इंस्पेक्शन, जब हमारे पास काफ़ी सारे लॉट हैं, उन लॉट को हम सबमिट कर रहे हैं इंस्पेक्शन के लिए, तो उन लॉट्स के अंदर हमारे क्लस्टर के ग्रुप बने होते हैं। कई क्या होते हैं, कंसिस्ट ऑफ क्लस्टर ग्रुप होते हैं। उन क्लस्टर ग्रुप का हम क्या यूज़ करते हैं कि सेलेक्ट ए फ्यू क्लस्टर ऑफ आइटम्स, उन क्लस्टर ग्रुप में से हम कुछ क्लस्टर्स को क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे। ए फ्यू क्लस्टर should be selected, कि कुछ जो क्लस्टर्स हैं उन क्लस्टर्स को हम क्या कर लेंगे, सिलेक्ट करेंगे एंड इंस्पेक्ट ऑल द आइटम्स इन क्लस्टर, और उस क्लस्टर के अंदर जितनी भी आइटम्स होंगी उन आइटम्स को हम इंस्पेक्शन करेंगे, उनकी क्या करेंगे, इंस्पेक्शन करेंगे कि क्लस्टर शुड बी सिलेक्टेड एंड इंस्पेक्ट ऑल द आइटम्स एंड inspect all the items in the cluster, और क्लस्टर के अंदर जितनी भी आइटम्स हैं उन आइटम्स को हम सिलेक्ट करने का काम करेंगे, उनकी इंस्पेक्शन करने का काम करेंगे। तो आज के इस लेक्चर के लिए इतना काफी। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे जो हमारे बचे हुए पॉइंट्स हैं, यानी कि सिस्टमैटिक सैंपलिंग, स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग और टू स्टेज सैंपलिंग, तो इनके बारे में हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में।